दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस टेक्निक्स। ठीक है, अपन ने पहली क्लास में अपन ने इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जितने भी थी टर्मिनोलॉजी वो अपन ने एक एक करके डिस्कस कर ली है। फिर अपन ने इस पूर्व की क्लास में अपन ने मेडिकल असेप्सिक टेक्निक के बारे में भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सर्जिकल असेप्टिक टेक्निक कि सर्जिकल असेप्टिक टेक्निक होती क्या है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सर्जिकल असेप्टिक टेक्निक। ठीक है, सर्जिकल असेप्टिक इज रेफर टू ऑल प्रोसीजर used to keep object and article sterile and completely free from all microorganism। यानी ये जो टेक्निक है उन सभी प्रोसीजर के लिए यूज की जाती हैं, उन सभी प्रोसीजर में काम आने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, उनको स्टेराइल और कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करने में ये जो टेक्निक है काम में ली जाती हैं। वापस इसकी परिभाषा देख लीजिएगा आप। सर्जिकल असेप्टिक इज रेफर टू ऑल प्रोसीजर यूज टू कीप ऑब्जेक्ट आर्टिकल्स स्टेराइल एंड कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल असेप्टिक टेक्निक इज ऑल्सो नॉन एज ए स्टेराइल टेक्निक। इसको अपन स्टेराइल टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, अब सर्जिकल हैंड वॉशिंग अलग होती है कंपेयर टू मेडिकल असेप्टिक हैंड वॉशिंग। स्टेप्स वही रहेंगे लेकिन यहाँ पे जो फर्क रहेगा वो रहेगा टाइमिंग का, है ना। मेडिकल असेप्टिक में जो टाइमिंग होती है वो होती है 1 से 2 मिनट। वहीं अपन अगर हैंड वॉशिंग सर्जिकल की अगर बात करें तो टाइम ड्यूरेशन होता है 3 to 5 मिनट। और अगर आईसीयू और ओटी में अगर अपन प्रोसीजर कर रहे हैं तो अपनी जो हैंड वॉशिंग की जो टाइमिंग है अप टू 10 मिनट, यानी 10 मिनट तक हैंड वॉशिंग करनी है अपन को, कि अपन अगर आईसीयू या ओटी में काम कर रहे हैं। तो टाइम को लेके ही मेडिकल और सर्जिकल हैंड वॉशिंग डिफरेंस है, बाकी स्टेप्स वही रहेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे। ठीक है, कौन से जो स्टेप्स हैं? रब द पाम, ठीक है, बैक ऑफ द फिंगर, ठीक है, बैक ऑफ द हैंड रब, ठीक है, इंटरफेस द फिंगर, ठीक है, रब द थंब इन रोटेटिंग मैनर बिटवीन फिंगर एंड थंब और टिप ऑफ द फिंगर, और लास्ट में जो है रब द रिस्ट बिटवीन द थंब एंड फिंगर, और लास्ट में आपको क्या करना, हैंड वॉश करना। ये जो प्रोसीजर है मेडिकल असेप्टिक में जो टाइमिंग होगा 1 से 2 मिनट। वहीं अगर सर्जिकल हैंड वॉशिंग की बात करें जो टाइमिंग होगा वो 3 से 5 मिनट। और अगर अपन ओटी और आईसीयू में अगर अपन काम कर रहे हैं तो अपना जो हैंड वॉशिंग का जो टाइम होगा अप टू 10 मिनट तक होगा। ठीक है, तो ये होगी सर्जिकल हैंड वॉशिंग। अब अपन बात करते हैं यूज ऑफ ग्लव्स, है ना, कि ग्लव्स का अपन किस प्रकार उपयोग करते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग में, वो मैं भी आपको बताऊंगा अभी करके। ठीक है, उससे पहले अपन स्टेप देख लेते हैं, मतलब नर्स को जो है ग्लव्स को किस प्रकार पहनना है वो अपन सीखेंगे आज। ठीक है, पहले थोड़ी जो पॉइंट्स है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि केयरफुली टच ओनली द इनसाइड ऑफ द gloves because sterility of the outside of gloves must be maintained। देखो ये मेरे पास ग्लव्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ग्लव्स हैं। ठीक है, अब इस ग्लव्स में ग्लव्स के 2 पार्ट होते हैं, इनर और आउटर। ठीक है, अब आउटर जो पार्ट होगा, जो अपन बाहर वाला पार्ट होगा वो अपन प्रोसीजर में काम आएगा। तो बाहर वाले पार्ट की जो है स्टेरिलिटी मेंटेन रखनी अपन को जरूरी है, और इनर वाला पार्ट जो अपने क्या अंदर रहेगा, तो अगर अपन उसकी स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो भी
चलेगा, लेकिन अपन को आउटर वाले पार्ट की जो है स्टेरिलिटी मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लव्स को अपन इनर साइड से पिक करेंगे और एक हैंड उसमें डाल देंगे। सेकेंड हैंड में क्या करेंगे, अपन ग्लव्स को क्या करेंगे, पिकअप करके इनर साइड ऑफ ग्लव्स फिंगरिंग अंडर द कफ ग्लव्स इन पुल। ठीक है, और दूसरी बार जब अपन ग्लव्स को यूज करेंगे तो उसको जो कफ के ऊपर वाले पार्ट में अपन डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि अपने पहले वाला हार्ड वर्क क्या स्टाइल बन चुका है, अब अपन दूसरे ग्लव्स को आउटर पार्ट टच कर सकते हैं, लेकिन अपन को इनर पार्ट टच नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार अपन ग्लव्स पहनेंगे। मैं आपको एक बार ग्लव्स लेके आया हूँ, आपको मैं पहन के भी बता देता हूँ किस प्रकार पहनते हैं। ठीक है ना, ये ग्लव्स हैं, ठीक है, सर्जिकल ग्लव्स हैं। ठीक है ना, इस प्रकार ये आपको टेबल पर मिलेंगे वहाँ पर जब भी आप आईसीयू में या ओटी में काम करोगे, है ना। एक और लिखा होगा लेफ्ट, एक और लिखा होगा राइट, एक और लेफ्ट और राइट। तो अपन को प्रायोरिटी देनी है कि लेफ्ट वाला ग्लव्स जो है पहले पहनना है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इसको करना है ओपन करना है। ठीक है, ध्यान रहे उससे पहले आपके हैंड वॉशिंग कर ली आपने। अब आपको क्या करना है, इस ग्लव्स की जो आउटर पार्ट को टच बिल्कुल नहीं करना है। आउटर वाले पार्ट को क्या करना है, स्टेरिलिटी मेंटेन रखनी है, इसका आप पूरा ध्यान रखें। तो आप क्या करोगे, इनर पार्ट को क्या करोगे, टच करोगे। मैं अपना पहला लेफ्ट हैंड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर टच कर रहा हूँ। देखो मैं भाई यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो इनर पार्ट ही है ये। ठीक है, यहाँ पर ले रहा हूँ और इसको क्या करूँगा, अपने यहाँ डाल दूंगा मैं लेफ्ट हैंड को। देखो मैंने इनर पार्ट टच किया है, इनर पार्ट ही मैंने टच किया है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो आउटर वाला पार्ट है ये क्या हो गया, स्टेल हो गया है ना। अब इसको अपन को टच नहीं करवाना है किसी भी अदर सरफेस पर। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। अब जो राइट ग्लव्स हैं, अब क्या करना है आपको, राइट ग्लव्स में इनर वाले पार्ट को टच नहीं करना है। समझ गए आप, क्योंकि अभी स्टेल है, अपन क्या कर सकते हैं, इसके आउटर पार्ट को अपन टच कर सकते हैं, लेकिन इनर पार्ट को अपन टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें आउटर पार्ट की क्या है, स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। ठीक है, तो सेकेंड ग्लव्स के अंदर जो ये कफ होगा, यहाँ पर जो ये कफ है आप देख पा रहे हैं, राइट वाला जो कफ है इसके अंदर डालना आपको हाथ। देखो आप अंदर हाथ डाल रहे हो ना, तो ये इनर वाला ग्लव्स का ऐसा वो टच नहीं हो रहा है ना, आउटर वाला ही टच हो रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार क्या करना है, आपको अंदर डालना है। ध्यान रहे कि इनर पार्ट टच नहीं हो। फिर अपना जो राइट हैंड है वो क्या करना है, इंसर्ट करवाना है। इस प्रकार थोड़ा सा ग्लव्स मेरे लिए छोटा आ रहा है। ठीक है ना, मैं अभी ये इसका आउटर पार्ट टच कर सकता हूं। ठीक है ना, तो इस प्रकार अपन ने क्या किया, सर्जिकल ग्लव्स को पहना, और अपन ने क्या किया, जो इसकी आउटर जो है, आउटर जो ग्लव्स का जो आउटर पार्ट है, अपन ने इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा। तो अपन ने पहले लेफ्ट ग्लव्स उठाया और उसको अपन ने इनर साइड से पकड़ा, क्योंकि इनर साइड की क्या अपन को स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रखनी है, अपन ने आउटर साइड को क्या टच नहीं किया। ठीक है ना, फिर इनर साइड में टच करके अपन ने इसको पहन लिया। फिर अपन ने क्या किया, राइट साइड के जो ग्लव्स होते हैं उसकी अपन ने आउटर पार्ट को अपन ने टच किया, क्योंकि अपना ये हाथ क्या हो गया, स्ट्रेल हो गया। तो अपन ने आउटर पार्ट को टच किया, इनर पार्ट को अपन ने टच नहीं किया। पर अगर अपन इस हाथ से अगर इनर पार्ट को टच करते हैं तो ये अपना जो है इन्फेक्शन फ्री टेक्निक नहीं होगी। तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं, सर्जिकल ग्लव्स पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो अभी स्टेप्स बताए हैं वही यहाँ पर मैंने नोट डाउन किए हैं, राइट डाउन किए हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार सर्जिकल ग्लव्स टेक्निक है। चलते हैं अपन आगे। अब अपन डिस्कस करेंगे आज का अपना जो मेन टॉपिक है, स्टेरिलाइजेशन। एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एनएम, जेएनएम और बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उनके एग्जाम में स्टेरिलाइजेशन को लेके क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोथ पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक विथ स्पॉट्स, है ना, जो स्पॉट्स पे जो धब्बे होते हैं ना। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है
जो कि सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक हो चाहे नॉन पैथोजेनिक हो, सबको क्या करती हैं, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है, सबको क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अब अपन बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन के टाइप्स। स्टेरिलाइजेशन के जो टाइप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, स्टेरिलाइजेशन के दो प्रकार होते हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं फिजिकल मेथड, है ना। फिजिकल मेथड जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। सनलाइट, आप देख पा रहे होंगे, पहला जो है सनलाइट, दूसरा अपना जो हीट, तीसरा अपना है रेडिएशन, चौथा अपना है फिल्ट्रेशन। ठीक है, वापिस हीट को है जो 2 भागों में बांटा है, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। फिर ड्राई हीट को भी वापस 4 भागों में बांटा है, रेड, फ्लेमिंग और इंसनेशन और हॉट एयर ओवन। वही मॉइस्ट हीट को भी 3 भागों में डिस्कस किया है, बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इक्वल 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर से कम, 100 डिग्री टेम्परेचर के बराबर और 100 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा। और एक अपना जो तीसरा है रेडिएशन और चौथा जो है फिल्ट्रेशन। फिजिकल मेथड 4 प्रकार के होते हैं, सनलाइट, हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन। हीट को वापस 2 भागों में बांटा है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। ठीक है, ड्राई हीट में रेड, फ्लेमिंग, इंसनेशन, हॉट एयर ओवन। वही मॉइस्ट हीट में बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इक्वल 100 डिग्री और अबव 100 डिग्री। ठीक है, वही अपन अगर बात करें केमिकल मेथड की, तो केमिकल मेथड से अपन स्टेरिलाइजेशन सेवलोन से कर सकते हैं, H2O से कर सकते हैं, स्पिरिट से कर सकते हैं, साइडेक्स से कर सकते हैं, बिटाडिन से कर सकते हैं, लाइजोल से कर सकते हैं और फिनॉल और डेटोल। ये सारे जो क्या है केमिकल मेथड है, इनकी सहायता से भी अपन ऑब्जेक्ट्स और आर्टिकल को क्लीन, स्टेराइल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं फिजिकल मेथड का पहला जो पॉइंट है, फिजिकल मेथड का जो पहला जो पॉइंट है वो है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट करते हैं अपन डिस्कस। सनलाइट, जो सनलाइट है, द सनलाइट इज कंटेन यूवी रेज विच इज जर्मसाइडल, है ना। सनलाइट क्या करती है, यूवी रेज, जिसको अपन बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट किरण, है ना, वो क्या करती हैं, कंटेन करती हैं, जो कि क्या है जर्मसाइडल, यानी साइडल का मीन्स डिस्ट्रॉय और जर्म मीन्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में काम आती है कौन, यूवी रेज। ठीक है, अल्ट्रा रेज प्रेजेंट इन सनलाइट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेरिलाइजेशन इन नेचुरल कंडीशन। ठीक है, जो अल्ट्रा रेज होती हैं वो सनलाइट में प्रेजेंट रहती हैं और वह रेस्पॉन्सिबल होती हैं, जिम्मेदार होती हैं किसके लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए, किसमें, नेचुरल कंडीशन में। ठीक है ना। बाय किलिंग बैक्टीरिया इन वाटर, सनलाइट प्रोवाइड नेचुरल मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल रिवर और पॉन्ड। ठीक है, कि वाटर का जो है, वाटर को जो डिसइंफेक्शन करने में जो मेथड काम में लिया जाता है ना, उसको सनलाइट कहते हैं। और सनलाइट क्या कहती है, नेचुरल मेथड प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, वाटर को डिसइंफेक्शन करने में। एग्जाम्पल के तौर पर अपन ले रहे हैं रिवर और पॉन्ड। तो ये जो अपना फिजिकल में पहला मेथड है सनलाइट। ठीक है, और अब बात करेंगे अपन फिजिकल मेथड के अंदर अपना जो दूसरा मेथड है हीट। हीट के बारे में अपन करेंगे बात। अब क्या हुआ, हीट के भी 2 भाग होते हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। तो ड्राई हीट को अपन करते हैं डिस्कस। ड्राई हीट क्या होता है, ड्राई हीट एक्ट बाय ए प्रोटीन डीन्यूट्रलाइजेशन, यानी जो ड्राई हीट है वो प्रोटीन डीन्यूट्रिशन की तरह काम करती है। ठीक है, प्रोटीन डीन्यूट्रिशन की प्रोसेस है। ठीक है,
अब उसमें सबसे पहले होता है रेड हीट। रेड हीट का क्या काम है? इन दिस मेथड कीप ऑन ऑब्जेक्ट या आर्टिकल इन फ्लेम अनटिल इट बिकम रेड। यानी इसमें क्या होता है स्टेरल टेक्निक में कि अपन आर्टिकल को या ऑब्जेक्ट को फ्लेम में तब तक रखते हैं जब तक कि वो रेड नहीं हो जाए, ठीक है। जैसा कि टिप ऑफ फोर्सेप एंड नीडल। टिप ऑफ फोर्सेप और नीडल को ऊपर फ्लेम में जब तक रखते हैं तब तक कि वो रेड नहीं हो जाए, ठीक है। ड्राई हीट में ये हो गया अपना पहला रेड हीट, ठीक है। उसके बाद में फ्लेमिंग। फ्लेमिंग इज द मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट पास थ्रू द फ्लेम, है ना। जैसे ग्लास स्लाइड। अब जैसे आग लग रही है, फ्लेम उठ रही है, ठीक है, तो जो ग्लास स्लाइड एग्जाम्पल है इसका, उसको क्या है, ऑब्जेक्ट को उस फ्लेम के अंदर अनटिल नहीं रखना है, जैसा कि उसमें पीछे वाले में हो रहा था, बस पास थ्रू आउट करना है ऐसे, है ना। इस प्रकार फ्लेम में गुजारना है, ठीक है। तो इस टेक्निक को बोलेंगे फ्लेमिंग। इंसिनेशन। इंसिनेशन का मीन्स होता है इट इज हाई टेम्परेचर मेथड इन विच मटीरियल कन्वर्ट इन एस। एस मीन्स हो गया राख, ठीक है, बाई बर्निंग। यानी ये बहुत हाई टेम्परेचर मेथड है। इसमें जो मटेरियल को क्या है जला दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है और किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राख में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ड्रेसिंग पैथोलॉजिकल मटेरियल, है ना, ह्यूमन में जो ड्रेसिंग पैथोलॉजिकल मटेरियल होता है वो, और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है। इनको क्या करते हैं अपन, जला देते हैं हाई टेम्परेचर के अंदर, तो उसको बोलेंगे अपन इंसरेशन, है ना। जो भट्टी होती है आग की, जो उसमें जला देते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या हो, सारे बैक्टीरिया मर जाएं। अब अपन डिस्कस करते हैं अपना ड्राई हीट में चौथा लास्ट, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या है? इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच यूज ड्राई हीट टू स्टेरिलाइजेशन। इसमें ड्राई हीट का यूज किया जाता है स्टेरिलाइजेशन करने के लिए आर्टिकल्स, है ना। मतलब एक गर्म उसमें होती है, देखो ड्राई हीट होती है ना, एक उसमें होती है गर्म, तो उसमें उसका क्या यूज है, ऑब्जेक्ट जो है गर्म होके स्टेराइल होते हैं, ठीक है। जो आर्टिकल है गर्म होके, इसलिए उसमें कोई वाष्प अपन को पानी डालने की जरूरत नहीं है ना। ये किसने डेवलप किया है? लुईस पास्चर ने, है ना। हॉट एयर ओवन को लुईस पास्चर ने डेवलप किया है। जनरली टेम्परेचर यूजिंग 50 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड विथ यूजिंग थर्मोस्टेट टू कंट्रोल टेम्परेचर, है ना। ये जो मशीन है इसके अंदर 50 से लगाकर 300 डिग्री का टेम्परेचर होता है और इसको थर्मोस्टेट या थर्मोमीटर या थर्मो कंट्रोलर की सहायता से इसको कंट्रोल किया जाता है कि अपन को टेम्परेचर 50 रखना है या 300 रखना है या 100 रखना है या 200 रखना है, ठीक है। टाइम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आपको 2 घंटे तक स्टेराइल के लिए आर्टिकल रखने हैं तो टेम्परेचर सेट करना आपको 160 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको 1 घंटे तक आर्टिकल आपको स्टेराइल करवाने हैं 1 घंटे में, तो आपको जो टेम्परेचर रखना है 170 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आपको नहीं 30 मिनट के अंदर ही जो आर्टिकल है वो स्टेराइल करवाने हैं तो आपको जो टेम्परेचर रखना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट कर लीजिएगा, ये स्लाइड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले रहे हैं हॉट एयर ओवन में ग्लासवेयर यानी ग्लास सिरिंज और पेप्टिस, सर्जिकल आइटम्स जैसे स्केपल्स, सीजर, फोर्सेप। केमिकल में हो गया लिक्विड पैराफिन और सल्फोनेमाइड पाउडर, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ हॉट एयर ओवन किस प्रकार दिखता है, ताकि अगर मान लो एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यह है हॉट एयर ओवन, ठीक है। ये हो गया हॉट एयर ओवन, ठीक है। ऊपर क्या होता है, थर्मामीटर होता है गर्म, ठीक है।
ये डबल वाल इंसुलेटेड चैम्बर होता है, डबल वाल इंसुलेटेड चैम्बर है ये। यहाँ पर ट्रे फॉर सैंपल, यहाँ पर ट्रे रखी जाती है, ठीक है ना। और ये नीचे जो है एबिस्टस डोर ग्लास टैग है, ठीक है, यहाँ पर भी जो है रखे जाते हैं। यहाँ पर रखा है टाइम सेट, ठीक है, और ये है थर्मोमीटर कंट्रोलर हब, ठीक है। और ये स्विच का आपको क्या करेगा, बताएगा कि हाई टेम्परेचर हो रहा है या हीटिंग हो रहा है। और ये जो मेन जो है पावर ऑफ का है, ठीक है। तो इसके अंदर आर्टिकल डाल के अपन को इसको बंद कर देना है। फिर बाहर से आपको क्या करना है, टाइमिंग सेट करना है, ठीक है। टाइमिंग क्या सेट करोगे, अगर टेम्परेचर, अगर टाइमिंग अगर 30 मिनट और टेम्परेचर आप सेट करोगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड इस प्रकार, ठीक है ना। तो अपन ने सबसे पहले डिस्कस किया सनलाइट। अपन पढ़ रहे हैं फिजिकल मेथड, क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल मेथड, ठीक है। तो सनलाइट अपन ने डिस्कस कर लिया है, हीट अपन ने डिस्कस कर लिया, और हीट में अपन ने सबसे पहले डिस्कस किया ड्राई हीट, और ड्राई हीट में अपने सबसे पहले डिस्कस किया रेड या रेडनेस, फ्लेमिंग, इंसिनेशन और हॉट एयर ओवन। अब अपन डिस्कस करते हैं मॉइस्ट हीट। क्या अपन डिस्कस करते हैं, मॉइस्ट हीट। अब अपन डिस्कस करते हैं मॉइस्ट हीट, ठीक है। जो मॉइस्ट हीट होती है इसको अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं, बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर, इक्वल टू 100 डिग्री टेम्परेचर और अबव 100 डिग्री टेम्परेचर। जो बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर है वो किसकी तरह काम करता है, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, कि अपन 100 डिग्री टेम्परेचर से कम अपन मिल्क को गर्म करके उसमें जो बैक्टीरिया है उसको अपन सही कर सकते हैं। उसी सिद्धांत पे ये काम करता है, ठीक है। अब उसमें तो ड्राई हीट में क्या था, जो है एकदम उष्मा थी उसमें, मतलब वातावरण गर्म हो जाता। अब मॉइस्ट हीट में क्या करना पड़ेगा अपन को, साथ में पानी है ना, वाष्प है, इन सभी का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, लिक्विड का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए किसकी तरह काम करता है, एक टॉप पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। इसको वापस 2 भागों में बांटा है। पहला जो है होल्डर मेथड, पहला कौन सा है, होल्डर मेथड, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज LTLT। LTLT का मीन्स होता है लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी 60 डिग्री टेम्परेचर के लिए 30 मिनट, 60 डिग्री टेम्परेचर के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 मिनट आपको करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वही अपन अगर बात करते हैं अगला जो मेथड है इसका, हाई टेम्परेचर और शॉर्ट, पास जो मिल्क अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब अपन डिस्कस करते हैं आपसे अगला मेथड, ठीक है, फ्लैश मेथड। उसमें तो था होल्ड में, तो ये है फ्लैश मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज HTST, यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम, यानी कम समय के लिए हाई टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। जैसे 72 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कितना, 100 मिनट, शॉर्ट टाइम यानी 20 मिनट, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं इक्वल 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इसमें अपन लेंगे बॉइलिंग, उबालना जिसको अपन बोलते हैं। द टेम्परेचर इन बॉइलिंग मेथड, ये बहुत ओल्ड मेथड है, पर जिस समय इतने सारे इक्विपमेंट्स या इतने सारे प्रोसीजर डिस्कवर्ड नहीं हुए, उस समय गर्म करके ही आर्टिकल को स्टेराइल किया जाता था, ठीक है ना। तो बॉइलिंग मेथड इन यूज 100 डिग्री फॉर 10 to 13 मिनट, है ना। 100 डिग्री 10 सेंटीमीटर के लिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 10 से 30 मिनट का समय है वो लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक नोट है, शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टेराइल बाय बॉइलिंग कॉन्टेक्ट, यानी जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको, नुकीले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको
इन बॉइलिंग मेथड के अंदर उपयोग में नहीं लिया जाता है, उनके लिए अलग स्टेराइल टेक्निक विधि है। तो शार्प इंस्ट्रूमेंट के अलावा जितने भी आर्टिकल ऑब्जेक्ट होंगे अपन उनको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल करके 10 से 30 मिनट के अंदर अपन उनको क्या कर सकते हैं, स्टेराइल कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अबाउ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अबाउ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ए स्टीम अंडर प्रेशर। स्टीम मीन्स भाप, वाष्प है ना, वेपर। अब ये वाष्प कैसे बनेगी, अगर अंदर पानी रहेगा तो गर्म होने से वो वाष्प बनेगी, और वाष्प से क्या करेंगे अपन, आर्टिकल को स्टेराइल करेंगे उस मशीन के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो यूज किया जाएगा जिस मशीन का, उसका नाम है ऑटोक्लेव। ठीक है, तो ऑटोक्लेविंग इज द मोस्टली यूज, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अपन को मॉइस्ट हीट के अंदर स्टेराइल करना है तो ऑटोक्लेव क्या है, कॉमन मेथड है। ठीक है, दिस मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड, दिस मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो मेथड है मोस्ट इफेक्टिव मेथड है डिस्ट्रॉय किसको करने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इट हाई टेम्परेचर मेथड, ये इसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर मेथड भी अपन इसको बोल सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, अपन ऑटोक्लेव के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टीम इन ऑटोक्लेव शुड बी, अब ये जो है स्लाइड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में सारे सवाल इसको लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो जो स्टीम इन ऑटोक्लेव शुड बी 15 LBS पर इंच स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1.05 kg पर इंच स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा, 15 LBS पर इंच स्क्वायर प्रेशर रहेगा। वहीं अगर अपन टेम्परेचर की बात करें, तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 20 मिनट तक आपको ऑटोक्लेव चालू रखना है। ठीक है, वहीं अपन अगर 126 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 LBS पर इंच स्क्वायर 10 मिनट, ये एक इक्वेशन हो गया है ना। ये क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये क्या हो गया, प्रेशर हो गया, ये टाइम हो गया। वहीं अगर 133 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रेशर रहेगा, वो रहेगा 30 LBS, और जो टाइम लगेगा वो लगेगा 3 मिनट का टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, तो ये हैं ऑटोक्लेव के कुछ पैरामीटर्स, मेजर्स जो आपको याद रखने हैं। अब ये जो ऑटोक्लेव का एक डायग्राम है जो मैंने अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो बनाया है। ठीक है, इस प्रकार ऑटोक्लेव दिखता है। ये जो होते हैं हैंडल होते हैं, ये होते हैं डिस्चार्ज टेप, यानी जो गैस को क्या करने, बाहर निकालने के लिए। ठीक है ना, और ये होता है प्रेशर गेज, जब तक कि प्रेशर गेज 0 नहीं हो जाए अपन को पूरी गैस बाहर निकालनी है। ये होते हैं परफोरेटेड, है ना, और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल का होता है, और ये हीटिंग इलेक्ट्रिकल है, ये हीटिंग एलिमेंट। तो इस प्रकार जो है ऑटोक्लेव दिखता है। इसका एक और डायग्राम है, मैं आपको ओरिजिनल डायग्राम बता देता हूँ कैसा दिखता है। यह है इसका डायग्राम। एक और डायग्राम बता देता हूँ, ये छोटा ऑटोक्लेव है, बड़ा ऑटोक्लेव भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लार्ज मात्रा में अगर अपन को आर्टिकल स्टेराइल करने हैं तो ये वाला अपन जो ऑटोक्लेव है काम में लेंगे, और ये छोटा वाला ऑटोक्लेव भी है। ठीक है, इसमें अपन कुछ आर्टिकल ही डाल सकते हैं, इसमें अपन ड्रम में जो आर्टिकल पे करके भी डाल सकते हैं। ठीक है, वही जो इसमें क्या हो गया, ये प्रेशर गेज जो मैंने भी आपको बताया, ये हो गया प्रेशर गेज, ये हो गए प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस, टाइट करने के लिए, वापस इसको खोलने के लिए भी हो गया, सेफ्टी डिवाइस हो गई ये। ठीक है, ये ऑटोक्लेव लीड हो गई, ये हैंडल्स हो गए इसके। ठीक है, और ये जो है ऑटोक्लेव बॉडी है। ठीक है, ये स्टीम रिलीज वॉल्व है,
ये वैक्यूम रिलीज वाल्व हैं, ये आउटर स्टैंड है, ठीक है। सेम इसमें ही ये इसका जो इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस है, ठीक है, इसके ऊपर इसको टाइट करने के लिए हैं, गैस रिलीज करने के लिए हैं, ठीक है। तो इसके जो नीचे हैं वो ऊपर क्या रहती हैं, पानी वाला जो जार है वो भरा रहता है। फिर इसके ऊपर जो रहते हैं स्टैंड रहते हैं, ड्रम पर डाल सकते हैं, उसके अंदर आर्टिकल डाल सकते हैं, गाउन डाल सकते हैं, है ना, जितने भी क्लॉथ्स अपन को स्ट्रेल करने जो ओटी में काम ले जाते हैं, टॉवेल वगैरह सभी डाल के इसमें ड्रम में डाल के ड्रम अंदर रख दिया जाता है, जिससे कि वो क्या हो, इस पानी से गर्म हो, पानी जो वाष्प आए, वाष्प क्या हो जाए, वो ड्रम स्टेराइल हो जाए, उसके अंदर जो आर्टिकल है वो स्टेराइल हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ऑटोक्लेव होता है, ठीक है ना। अब अपन डिस्कस करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव को लेके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। द आर्टिकल शुड बी wrap एंड प्लेस इन कंटेनर एंड अलाउ स्टीम इनटू द आर्टिकल। जो आर्टिकल्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से क्लॉथ के अंदर, टॉवेल के अंदर व्रेप करके कंटेनर में रखना है, और इस प्रकार रखना है कि जो स्टीम है वो आर्टिकल तक पहुंच जाए, ठीक है। द इनर चैम्बर मस्ट नॉट फुल विथ द आर्टिकल। जो इनर चैम्बर है उसको आर्टिकल से ज़्यादा फुल भी नहीं करना है। ज़्यादा अगर आपने उसको भर दिया, ठूस दिया, तो क्या होगा, सभी आर्टिकल जो हैं स्ट्रेल नहीं होंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो आपको मिनिमम नॉर्मल जो क्वांटिटी होती है उसी क्वांटिटी में आपको क्या करना है, उसमें आर्टिकल रखने, ताकि सभी आर्टिकल अच्छे से स्ट्रेल हो जाएं, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएं। बंडल्स एंड ड्रम्स मस्ट बी पैक्ड इन लूज। जो बंडल्स होते हैं, जो ड्रम्स होते हैं, है ना, वो क्या है, लूज होने चाहिए। अब ड्रम्स लूज कैसे होंगे, जो ड्रम्स के जो साइड में जो होते हैं, जो की होती हैं, जो डोर्स होते हैं, उनको क्या कर देंगे अपन, लूज कर देंगे। कुछ डोर्स होते हैं, फिर क्या करेंगे, जो वाष्प है वो ड्रम के अंदर चली जाएगी, है ना। फिर जैसे अपन ड्रम को बाहर निकालेंगे तो उन डोर को अपन वापस क्लोज टाइट कर देंगे, ताकि जो है बाहर का वातावरण अंदर वापस नहीं जा पाए, ठीक है। और जो ब्रेप होते हैं, जो अपन क्लॉथ में जो आर्टिकल डालते हैं, उनको टाइट नहीं बांधना है, उनको लूज ही बांधना है, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द एयर इन इनर चैम्बर मस्ट बी आउट वेयर द बिफोर ओपनिंग। यानी आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप ऑटोक्लेव वापस ओपन कर रहे हो तो आप इस बात से श्योर हो जाएं कि अंदर जो एयर है वो सारी बाहर आ जाए। सारी एयर बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है, ऑटोक्लेव का जो डोर है वो क्या करना है, आपको ओपन करना है। ऐसा नहीं है कि टाइम हुआ और आपने सीधा वो ओपन कर दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा, है ना, इंसिडेंट हो जाएगा। द डोर इज नॉट ओपन अंटिल द प्रेशर गेज इज एट जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब तक कि जो प्रेशर गेज है वो जीरो पर नहीं आ जाए तब तक आपको क्या करना है, डोर को ओपन नहीं करना। वही है जब तक, और जीरो कब आएगा, जब सारी जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला अपना है रेडिएशन। अगला अपना क्या है, रेडिएशन है। ठीक है, देखो फिजिकल मेथड में अपन सनलाइट पढ़ ली, हीट पढ़ ली, हीट के अंदर ड्राई हीट पढ़ ली, ड्राई हीट में रेडनेस, फ्लेमिंग, इंसिनेशन, हॉट एयर पढ़ लिया। फिर अपने मॉइस्ट हीट में मॉइस्ट हीट पढ़ ली। मॉइस्ट हीट में अपन 100 डिग्री से कम अपन हैंडलिंग और फ्लेमिंग मेथड ले रहे थे, इक्वल में बॉइलिंग मेथड ले रहे थे, और अबव 100 में अपन ले रहे थे ऑटोक्लेव। अब अपन डिस्कस करेंगे तीसरा फिजिकल मेथड जिसका नाम है रेडिएशन, जिसका नाम है रेडिएशन, और बाद में जो चौथा रहेगा वो रहेगा फ्लेमिंग। रेडिएशन, है ना। तो रेडिएशन अपन ने दो प्रकार में बांटा है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए को अपन कहेंगे लाइजनिंग रेडिएशन, और टाइप बी को कहेंगे अपन नॉन लाइजनिंग रेडिएशन, ठीक है। लाइजनिंग रेडिएशन में गामा रेडिएशन होती हैं। एग्जाम्पल तौर पर प्लास्टिक, सिरिंज, कैटेटर, कैनुला, स्वेब और कल्चर प्लेट। वही टाइप बी के अंदर बोलेंगे अपन नॉन लाइजनिंग रेडिएशन, जो इन पर रेडिएशन होती है वो कैटेटर और सिरिंज को क्लीन करती है, जो यूवी रेज, जो ओटी वगैरह बैक्टीरिया लॉजिकल लैब में क्या होते हैं, स्टेल करती हैं। तो ये होगी रेडिएशन टेक्निक, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला अपना है फिल्ट्रेशन।
फिल्टर करके अपन किस प्रकार स्टेरल कर सकते हैं, तो इट इज मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एज यूजिंग 75 माइक्रोन, यानी 75 माइक्रोन तक अपन क्या कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेरा, शुगर, एंटीबायोटिक, सोडियम, वाटर प्योरिफिकेशन, ये अपन क्या कर सकते हैं, सब फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने 4 मेथड अपन ने कर ली है डिस्कस। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन मीन्स क्या हो गया, फिल्टर यानी वह मेथड अपन क्या करेंगे, फिल्टर करके अपन किसी चीज को अपन क्या कर सकते हैं, स्टेरल कर सकते हैं। तो अपन 75 एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, 75 mm माइक्रोमीटर यानी माइक्रोन तक अपन क्या कर सकते हैं, स्टेरल कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरह अपने मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में अच्छे से पढ़ा। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट में अपन डिस्कस किया। जो पहला पार्ट था वो था टर्मिनोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसकी टर्मिनोलॉजी लेके बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर अपन ने पार्ट 2 के अंदर अपने मेडिकल एसेप्सिस और बेरियर नर्सिंग के बारे में भी डिस्कस किया, और पार्ट 3 आज के अंदर अपन ने सर्जिकल एसेप्सिस और स्टेरल टेक्निक के बारे में अपन ने अच्छे से समझा। उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से समझा होगा। जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, अगर कुछ पॉइंट छूट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आने वाली क्लास में अपन एक और टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे।